डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा, व्यक्तित्व और कृतित्व का बहुआयामी परिप्रेक्ष्य। जो शब्दों में समय की धड़कन सुनता है, जो लोक के स्वर को कविता में ढालता है, जो विचारों को कर्म में और कर्म को साहित्य में रूपांतरित करता है, मेरे विचार से वही एक सच्चा साहित्यिक साधक है। और ऐसे ही एक साधक हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी, जो कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्हीं की एक कविता की पंक्तियां हैं। छटपटा रहा हूं मैं कुछ कहने को, सच का सामना करने का यह कौन सा तरीका है तुम्हारा, यह तो भगोड़ापन है, कायरता है, पलायन है। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो आज के अभिनंदनीय मूर्ति हैं आज के कार्यक्रम के, ये एक ऐसे साधक हैं जो अपने मंच से या अपने जो क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र से है, उन्हें जो काम सौंपा गया है, या फिर हम कहें साहित्य का जो उनका क्षेत्र है, उन्हें उसमें समाज के प्रति जो उनका दायित्व है उससे वो भागते नहीं हैं, बल्कि जहाँ कहीं भी उन्हें गलत दिखाई देता है या अराजकता दिखाई देती है, उस पर वे कलम चलाते हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति देते हैं। और जब तक वे ऐसा नहीं करते, उनमें एक छटपटाहट दिखाई देती है। इसी के आगे मैं और एक पंक्ति जोड़ना चाहता हूं, और ये दो कविताओं के अंशों से हम इस साहित्यकार के व्यक्तित्व को थोड़ा जान पाएंगे। थोड़ा इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी साहित्यकार के दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, एक तो सूक्ष्म और एक स्थूल, जो बाहर से दिखाई देता है। और अगर सूक्ष्म व्यक्तित्व को आप देखना चाहते हैं तो हमें गहराई में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं गुड़िया नहीं, मैं गाय नहीं, मैं गुलाम नहीं। देखिए, यहाँ पर ये पंक्तियां तो डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी ने देहरी नामक काव्य संग्रह में, कविता देहरी नाम की कविता है, उसमें लिखी है। लेकिन ये मुझे एक साहित्यकार के लिए भी ये पंक्तियां सटीक लगती हैं कि वे गाय की तरह क्या कहते हैं, सौम्य नहीं होते हैं। साहित्यकार हमेशा समाज में हो रहे जो भी गलत चीजें होती रहती है या अराजकता होती है, विद्रुपताएं होती है, उसके प्रति अपनी कलम चलाते हैं और उसे समाज को जागरूक करने के लिए वे हमेशा छटपटाहट उनके अंदर रहती है। यह है वह आवाज जो अन्याय देखकर चुप नहीं बैठती। यह आवाज है प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी की। आपने संक्षिप्त में परिचय तो दे ही दिया था, तो मैं उसे स्किप करता हूं, आगे बढ़ता हूं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके साहित्य में और उनके व्यक्तिगत जीवन से भी जो व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, और उनके साथ पिछले लगभग 30-25 वर्षों से जुड़े होने के कारण जो अनुभव मैंने अर्जित किया है, उस आधार पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। वे तो एक कवि, आलोचक, भाषाविद के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन मूल रूप से वे स्वयं भी अपने आप को कवि के रूप में जानना चाहते हैं कि वे कवि ही हैं, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन हम उन्हें हमारे बहुत ही प्रिय गुरु के रूप में भी हम देखते हैं। कवि तो हैं ही हैं, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे संपादक भी हैं। हिंदी मिलाप, डेली हिंदी मिलाप हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, जिसमें उनके नियमित स्तंभ प्रकाशित होते हैं। उसके माध्यम से वे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत ही क्या कहते हैं कि पाठक को बांधे रखने वाली कला के रूप में वे लेखनी चला रहे हैं। डॉक्टर गुर्रम कोंडा नीरजा जी ने लिखा है, यदि कहा जाए कि ऋषभदेव शर्मा सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक सोच है, तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी के साहित्य में, चाहे वो कविता हो, पद्य हो या गद्य हो, दोनों ही में हमें लोक से जुड़ाव दिखाई देता है, समाज से जुड़ाव दिखाई देता है, भारतीय संस्कृति, कला, भाषा से
हमें जुड़ाव दिखाई देता है। उनकी कविताओं में लोक जीवन की सजीव उपस्थिति है। वे लोक भाषा, लोक प्रतीकों और लोक चेतना को अपनी कविताओं में समाहित करते हैं। मैं एक उदाहरण से आप इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। उनकी कविता है नीम, पिता की स्मृति में लिखी गई कविता, ताकि सनद रहे काव्य संग्रह में संकलित। पिता, जब से तुम गए हो बहुत याद आता है, गांव वाले अपने घर का वह नीम जो बिना बोए ही उग आया था आंगन में। इसी तरह वे अपनी माताजी को याद करते हैं। माँ की स्मृति में बनाया था माँ ने वह चूल्हा, ये कविता उनके देहरी नामक काव्य संकलन में संकलित है। मैं यही बताना चाहूँगा कि देहरी एक ऐसा काव्य संकलन है प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी का, जिसमें पूरी कविताएं स्त्री को समर्पित है, स्त्री के सशक्तिकरण को समर्पित है, स्त्री के जो समाज में दयनीय स्थिति होती है उसे समर्पित है, उसे उन्होंने आवाज दी है, शब्द दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी कवयित्री नहीं बल्कि कवि, मैं कहना चाहूँगा एक पुरुष कवि अगर मैं जोड़ूं इस शब्द को, के द्वारा इस तरह का संकलन मेरे देखने में तो नहीं आया है कि इस तरह पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित, स्त्री को समर्पित पूरा का पूरे काव्य संकलन उन्होंने रचा, उसमें महिलाओं को समर्पित किया। गाय के गोबर में गेहूं का भूस गूंथ कर उपले थापती थी माँ बड़े मनोयोग से, और आषाढ़ के पहले बिटोड़े में सजाती थी उन्हें बड़ी सावधानी से। आगे बढ़ते हैं। धूप के अक्षर नाम से प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा के शिष्यों ने, विद्यार्थियों ने, छात्रों ने एक अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया था पिछले दिनों। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। मैं बताना चाहूँगा इस मंच को, हिंदी साहित्य भारती के मंच को, कि यह जो ग्रंथ है लगभग 700-750 पृष्ठों का ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, जिसमें प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग लेखकों ने, साहित्यकारों ने, आलोचकों ने अपनी लेखनी चलाई थी। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि वो 2 ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित वह ग्रंथ काफी नहीं हुआ। जब ये प्रकाश में आया तो बहुत सारे उनके चाहने वालों ने उलाहना दी कि भाई इस ग्रंथ के बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई, हम भी कुछ लिखना चाहते हैं। तो उसके बाद में जो अभी आपने एक परिचय में बताया यशोदादर्श, उसके एक नहीं बल्कि 2-2 अंक प्रकाशित हुए, और दोनों ही अंकों में प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर ढेर सारी सामग्री प्रकाशित हुई है। कभी समय मिले इस मंच को या इस मंच के माध्यम से जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कभी आपको मौका मिले तो ये दोनों ही ग्रंथ आप अवश्य पढ़िए, तो प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको और गहराई से जानकारी मिलेगी। धूप के अक्षर के एक अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनके काव्य पर आया एक मत महत्वपूर्ण है कि धूप के अक्षर में प्रकाशित कवि ने लोक भाषा के उपादानों का कलात्मक ढंग से प्रयोग किया है, जिसके कारण कथन की प्रभावशीलता और संप्रेषणीयता में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। कवि द्वारा किए गए लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से काव्यार्थ का विस्तार हुआ है। इसी तरह से न केवल लोक जनीन क्या बोलते हैं, लोक संपृक्तता के अलावा भी मैं देखता हूँ कि उनके काव्य में या उनके गद्य में भी उनका जो मन है राष्ट्र प्रेम के प्रति उमड़ता है, राष्ट्र के प्रति उमड़ता है, और राष्ट्र में जो कुछ भी घटता है उसके प्रति वे उद्वेलित होते हैं और उस पर वो लेखनी चलाते हैं। न केवल आजकल तो राष्ट्र में जो हो रहा है उसके अलावा भी जो विश्व भर में आज हम देख रहे हैं कितने सारे युद्ध हो रहे हैं। यूक्रेन रूस का युद्ध हो गया, अभी अमेरिका आदरणीय बालाजी, आदरणीय बालाजी, सर, कृपया अपने व्रत को 5 मिनट पे समारोपित करने का कष्ट करें, हमें अभिनंदनीय व्यक्तित्व को भी सुनना है। जी 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 सर, जी ये सर, 5 मिनट पे। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। मैं सीधे अभी मेरा पर्चा पढ़ता हूँ।
उनके लेखन में राष्ट्र प्रेम और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी आस्था दिखाई देती है। वे केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करते, उनके पीछे के कारणों और प्रभावों का सूक्ष्म विवेचन करते हैं। युद्ध है अभिशाप, लेकिन भूमिजा की लाज का जब हो रहा अब अतिक्रमण है, युद्ध तो अनिवार्य है। दिशा दिशा में गूंज रहा है भारत माता का जयगान, भारत का संदेश विश्व को, मानो मानो का समान, मानो मानो एक समान। सामान्य जन की चिंता, किसान, मजदूर और स्त्री के प्रति चिंता उनके लेखनी में हमें दिखाई देती है। उनकी रचनाएं केवल सौंदर्य बोध तक ही सीमित नहीं, वे समाज के वंचित वर्गों की समस्याओं को मुखर रूप में प्रस्तुत करती हैं। लोकतंत्र का जो चूल्हा है, उसका ये फूटा चूल्हा है, तपे तवे से हाथ पके हैं, छाला रोटी, छैनी रोटी। दलित, मजदूर, किसान, स्त्री, छात्र, शिक्षक, पत्रकार, नेता, उद्योगपति, आदिवासी समाज, हर किसी के इतिहास और वर्तमान हालात का आकलन करते हैं उनकी लेखनी। उनमें अपने परिवेश, संस्कृति, देश व भाषा के प्रति उत्कट प्रेम दिखाई देता है। उनका एक बहुत ही क्या कहते हैं जीवन दर्शन मैं इन पंक्तियों में देखता हूँ। प्रेम बना रहे, मनुष्यता बची रहे। ये जो जीवन दर्शन है प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी का, ये जो वाक्य है उनका, मैं कहता हूँ कि प्रेम बना रहे। वो जब भी हमसे बातचीत करते हैं तो प्रेम बना रहे से उसका समापन करते हैं। अगर हम इस वाक्य को प्रेम बना रहे, मनुष्यता बची रहे को अगर दोहराए, पूरा विश्व दोहराए, तो ये जो युद्ध की स्थिति है और ऐसी कठिन परिस्थिति हमारे सामने उभर कर आई है, शायद हम इससे बच सकते हैं। इनके व्यक्तित्व में अलग अलग रंग, अलग अलग छटाएं हमें दिखाई देती हैं। सातों रंगों का प्रिज्म एक अंश देखिए। स्नेह, सौंदर्य और समर्पण का वह प्रिज्म हो जिससे गुजरकर सूरज की सन्यासी किरण उल्लास के इंद्रधनुष में बदल जाती है। तुम्हारी आंखों में झांकता हुआ इंद्रधनुष तो है, देखो सारे रंग तुम्ही में से निकलते हैं। यह कविता उनके व्यक्तित्व की कुंजी है। जो कवि बाहर अन्याय देखकर आक्रोशित होता है, वही भीतर इस सौंदर्य को देखता है। सन्यासी किरण का इंद्रधनुष बनना, यह उनकी समूची जीवन दृष्टि का रूपक है। प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा के रचनाओं में हमें मितकीय प्रयोग भी मिलते हैं। रामायण, महाभारत के अलग अलग अंश का प्रयोग करके वे समाज की विडंबनाओं को व्यक्त करते हैं और साथ में समाज में प्रेम भावनाओं को प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी ने हिंदी भाषा के बढ़ते कदम नामक पुस्तक की रचना भी की है, जिसमें हिंदी भाषा से जुड़े हुए विभिन्न निबंध संकलित हैं। मैं हिंदी भाषा से संबंधित उनके 2 अंश या आपके सामने प्रस्तुत करके विराम लेना चाहूंगा। इससे हमें उनके व्यक्तित्व में भाषा के प्रति प्रेम, विशेष करके हिंदी भाषा के प्रति प्रेम भी सामने आएगा। ऋषभदेव शर्मा ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को मिथ बताया है और कहा है कि भारतीय बालकों को जन्मघुट्टी में अंग्रेजी पिलाकर आजन्म विकलांगता की ओर धकेला जा रहा है। ये अंग्रेजी शिक्षा मिथ, ऋषभदेव शर्मा विचार कोश, ये शोधादर्श जो अभी आपने परिचय में भी बताया था, शोधादर्श नामक पत्रिका में प्रकाशित यह उनका निबंध। बालकों की आरंभिक शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। बालक के मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बालपन में बालक गणित, विज्ञान, भूगोल आदि की अवधारणाएं जितनी सरलता से अपनी मातृभाषा में आत्मसात कर सकता है, उतनी सरलता से किसी अन्य भाषा में नहीं। अन्य भाषा में बालकों का आरंभिक शिक्षण होने से उनके मौलिक चिंतन मनन में बाधा हो सकती है, जो किसी मानसिक विकलांगता से कम नहीं होती। डॉक्टर शर्मा ने इस तर्क को यह कहकर खंडित कर दिया कि आज स्थिति बदल चुकी है। तकनीकी और भाषा दोनों ने इस अवधि में एक दूसरे के प्रति जो दोस्ताना रवैया अख्तियार किया है, उसने यह साबित कर दिया है कि प्रौद्योगिकी के लिए हिंदी भाषा सहज और आत्मीय है। मैं
इन दो अंशों के माध्यम से प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी के व्यक्तित्व में जो बातें हमारे सामने आती हैं, उनको मैं यहाँ विराम देना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मौका देने के लिए बहुत-बहुत आभार। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया बहुत जी। धन्यवाद डॉक्टर बालाजी जी। आपने ऋषभदेव शर्मा जी के समग्र साहित्य पर प्रकाश डाला है और श्रोताओं को हमारे मंच से परिचित कराया है। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दायित्व बोध का विकास करके क्रांति की भूमिका तैयार करना कविता का लोकतांत्रिक दायित्व है। प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी के महान विचारधारा का यह एक अंश मात्र है। ऐसे महान विचारों के धनी प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि अपने उद्बोधन से इस मंच को कृतार्थ करें। स्वागत है आपका ऋषभदेव जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है भाई साहब। हिंदी साहित्य भारती की इस अंतर्राष्ट्रीय तरंग गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय विश्व साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं और साहित्यों में दखल रखने वाले परम आदरणीय प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती, पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, परम आदरणीय और मेरे प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, आदरणीय सर्वायाम प्रभारी आचार्य देवेंद्र देव जी, इस आयोजन का सूत्र संचालन कर रही डॉक्टर निर्मला देवी चिटिल्ला जी, आदरणीय शुभ्रा मोहंतो जी, प्रिय भाई डॉक्टर बी बालाजी, आदरणीय डॉक्टर रामनिवास शुक्ल जी, डॉक्टर अखिलेश राव जी, विजय ईसर जी, रंजना झा जी एवं अन्य जिनके भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सभी देवियों और सज्जनों को सादर प्रणाम करता हूं। और मैं आरंभ में ही यह कह देना चाहता हूं कि अत्यंत संकोच पूर्वक मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मुझसे ममता सक्सेना जी और निर्मला देवी चिटिल्ला जी के आदेश को टालना संभव नहीं हुआ। अन्यथा मैं बहुत ही साधारण सा हिंदी का विद्यार्थी हूं, इससे अधिक कुछ और नहीं। और जिस तरह की अतिशयोक्तिपूर्ण परिचयोक्तियां यहाँ दी गई, उनसे तो मैं और भी संकोच में पड़ गया हूं। लेकिन आप सबका स्नेह और आशीष अवश्य चाहता हूं। किसी का माइक खुला हुआ है, कृपया अपने माइक को ऑफ कर लें और मुझे यह बता दें कि मेरे पास कितने मिनट हैं। अभी 7:45 बज रहे हैं। 12 से 15 मिनट। 15 मिनट भाई साहब, 15 मिनट। जी जी जी, ठीक है, ठीक जी। प्रिय भाई डॉक्टर बी बालाजी ने कई तरह की बातें मेरे बारे में, मेरे रचनाक्रम के बारे में कही हैं, और निर्मला जी ने भी एक उद्धरण प्रस्तुत किया है। आज के समय में मैं सीधे सीधे आज से जुड़ना चाहूंगा, इस संक्षिप्त समय का उपयोग करते हुए, कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, या कहें कि जीने को विवश हैं, अभिशप्त हैं,
जो हर ओर से संकटों, संक्रमणों, आक्रमणों और युद्धों से घिरा हुआ है और समझौता करने के भी बहुत सारे दबाव हमारे ऊपर रहते हैं। तो एक मुक्तक से बात शुरू करता हूं। स्वयं को और अपने सरीखे तमाम रचना धर्मियों को संबोधित करते हुए कि संभव नहीं कि शक्ति हो और ज्यादती न हो, संभव नहीं कि शक्ति हो और ज्यादती न हो, इतना करो कि ज्यादती को ज्यादती कहो। जनता के चारणों सुनो, सत्ता के मत बनो, सत्ता के मत बनो, तुम जागते रहो कि कहीं ज्यादती न हो, तुम जागते रहो वाह कि कहीं ज्यादती न हो। वाह वाह अव्यवस्था और अराजकता जहां कहीं भी है वहां उंगली उठाना, उसकी ओर संकेत करना, यह तो जिसे कहें कि मेरा या रचनाकार का न्यूनतम कर्तव्य है कि मरता है कोई छात्र तो सियासत न कीजिए, भूखों मरे किसान तो तिजारत न कीजिए। हैं आप बड़े बुद्धिमान, हैं आप बड़े बुद्धिमान शब्दों के खिलाड़ी, लेकिन पिशाच कर्म की वकालत न कीजिए, लेकिन पिशाच कर्म की वकालत न कीजिए। आज के समग्र वातावरण को, वैश्विक वातावरण को संबोधित करते हुए कुछ दोहे देखें। आशीर्वाद चाहूंगा आपका कि जिनके भी माथे चढ़ा, जिनके भी माथे चढ़ा यहां युद्ध उन्माद, उनके कानों ने सुना कहां शांति संवाद। और चीख चीख कर पूछता, चीख चीख कर पूछता युद्धों का इतिहास, रक्तपात से कब मिटी रक्तपान की प्यास, रक्तपात से कब मिटी रक्तपान की प्यास। और यह संयोग है, आज सवेरे ही आदरणीय ममता सक्सेना जी का फोन आया तो उन्होंने सबसे पहले कहा विश्व कविता दिवस की शुभकामनाएं। तो विश्व कविता दिवस की आप सबको 21 मार्च की इस तिथि पर शुभकामनाएं देते हुए एक कविता इस समय चालू युद्धों के संदर्भ में आपके समक्ष रखता हूं कि बमों की बारिश में खाड़ी का आसमान फट रहा है, बमों की बारिश में खाड़ी का आसमान फट रहा है, तेल के कुएं फूट रहे हैं, सारे खाड़ी देश सऊदी, कुवैत, बहरीन, अमीरात एक एक कर फूके जा रहे हैं। आग की लपटें समंदर को चाट रही हैं, आग की बिंब देखें, आग की लपटें समंदर को चाट रही हैं, रेत के हर कण में जिद चमक रही है, सबको जला दो, सबको मिटा दो। रेत के हर कण में जिद चमक रही है, सबको जला दो, सबको मिटा दो। उसी जिद की छाया में सूखे कुएं में डूबता दीपक, सूखे कुएं में डूबता दीपक अपनी लौ को निगल रहा है, फिर भी जलता है जैसे धधकते गैस फील्ड और सुलगते मिसाइलों के अंबार के बावजूद। तेल की आग में डूबता हुआ कुआं खुद को बुझाने की आखिरी कोशिश कर रहा है, तेल की आग में डूबता हुआ कुआं खुद को बुझाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। टूटे दर्पण का अंतिम टुकड़ा तेहरान और तेल अवीव के बीच लुढ़क रहा है, जिसमें दोनों तरफ की आंखें एक दूसरे को देख रही हैं, खुद को ही
नहीं पहचान पाती। टुकड़ा हंसता है, खून और तेल से चमकता है। अगला चित्र देखें। रक्त रंजित पतंग खाड़ी के आसमान पर उड़ रही है। डोरी कट चुकी है, फिर भी लहराती है। जैसे दुबई और दोहा के बीच लोगों के सपने मिसाइलों की छाया में भी ऊंचे जाते हैं, गिरते नहीं। लोगों के सपने मिसाइलों की छाया में भी ऊंचे जाते हैं, गिरते नहीं। खनिज युद्ध के बीच जमीन फट रही है। काला तेल और नीला पानी एक दूसरे को निगल रहे हैं। फिर भी एक हरा पौधा, ध्यान दें, फिर भी एक हरा पौधा पत्थर चीर कर निकल आया है, जिसकी पत्तियां बमों की आंच और जिद की लपटों में भी हिल रही हैं, मुरझाती नहीं। बहुत अच्छा बिल। पानी मांगता बच्चा रियाद की जलती सड़क पर खड़ा है। नदी सूखी, तेल के कुएं उबल रहे। उसने कागज का जहाज बनाया। उसने कागज का जहाज बनाया। उसमें अपने आंसू की एक बूंद डाली। जहाज सूखे तट और जलती खाड़ी पर भी बहने लगा। और जहाज सूखे तट और जलती खाड़ी पर भी बहने लगा, जैसे कविता इस जिद के युद्ध में अकेली तैर रही हो। जैसे कविता इस जिद के युद्ध में अकेली तैर रही हो। दीपक डूब रहा है, दर्पण टूट रहा है, पतंग गिर रही है, पौधा जल रहा है, बच्चा चुप है। फिर भी एक छोटी सी लौ, एक छोटी सी लौ, एक टुकड़ा, एक डोरी, एक पत्ता, एक जहाज, सब साथ साथ सांस ले रहे हैं। कविता की यही सांस अभी भी दुनिया को जिंदा रखे हुए है। कविता की यही सांस अभी भी दुनिया को जिंदा रखे हुए है। इसी के साथ अच्छा एक बार फिर आपको विश्व कविता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और एक तेवरी की ओर आपको ले चलता हूं। मैंने जानबूझ करके युद्ध केंद्रित कविताएं ही आज चुनी हैं। आपको शिकायत हो सकती है कि जो विविध प्रकार की रचनाएं शायद समय की बात है थी, लेकिन मैं जानबूझ समय की रचना है। समय की रचना, स्वागत है। जी, हिंसा की दुकान खोल कर बैठे ऊंचे देश, केवल 8 पंक्तियों की छोटी सी रचना है। हिंसा की दुकान खोल कर बैठे ऊंचे देश, आशंका से दबी हवाएं, आतंकित परिवेश। तो अंतरिक्ष तक दे रहा हूं। हाँ, आ गया, कुछ समस्या थी। अंतरिक्ष तक पहुंच गया है युद्धों का व्यापार। राजनीति ने नक्षत्रों में भरा घृणा विद्वेष। गर्म हवाओं के पंखों पर लगा हुआ बारूद। खुसरो कैसे घर जाएगा, रैन हुई चहुदेश। और महाशक्तियां रचा रही हैं, महाशक्तियां रचा रही हैं सामूहिक नरमेध। हाथ बढ़ाकर अभी खींच लो, कापालिक के केश। हाथ बढ़ाकर अभी खींच लो, कापालिक के केश। लेकिन ये युद्ध जीवी जो कापालिक हैं, ये मानते नहीं। ये निरंतर युद्धम देही का ही जप करते हैं। एक एकदम ताजा रचना, पहला अंश। वह एक भूखा राक्षस है, गर्जना से बहरा बनाता आकाश को, निगलता आता खेतों को और मिट्टी में दफन करता
रोटियों को। उसके दांतों में फंसे हैं गांवों के मासूम चेहरे, उसके दांतों में फंसे हैं गांवों के मासूम चेहरे, खिलौनों के टुकड़े चबाता, जबड़ों से टपकाता गरम लाल लहू। खंदकों में सिसकते सिपाही, भूखे पेटों की चीखें, राक्षस हंसता है। आग की जीभ से चाटता शहरों की हड्डियां, यूक्रेन के धुंधले मैदानों में, गाजा के बालुई खंडहरों में वह फैलता जाता अनंत, मानवता की अंतिम सांस चुराता, गाता युद्धम देहि युद्धम देहि। दूसरा अंश, वाह वाह बमों वाह की वाह वाह। बौछारें, बमों की बौछारें, आंसुओं की लाल बारिश, आकाश से गिरती बूंदें नदियों को बनाती खून की अविरल धारा, रातें काली फिर भी चमकती विस्फोटों की लपटें माताओं के वक्ष पर गिरती, दिलों को चीरती। सड़कों पर, बाजारों में, अस्पतालों और घरों पर बहती है जिंदा आग। सड़कों पर, बाजारों में, अस्पतालों और घरों पर बहती है जिंदा आग। पेट्रोल की फुंकार मारते हैं आसमान से बरसते विषैले नाग, बना रहे धरती को बांझ भीतर तक। हर बूंद में अनेक विलाप, हर धारा में असंख्य अनाथों की पुकार, बमों मिसाइलों की वर्षा, फसलें उगाती सिर्फ कब्रों की। बमों मिसाइलों की वर्षा, फसलें उगाती सिर्फ कब्रों की, दूर दूर तक। हर दिशा से उठता मृत्यु का राग, युद्धम देहि युद्धम देहि। तीसरा अंश, हंसता है राक्षस, छीनकर बच्चों की हंसी। बचपन की मुस्कान बन गई एक ही पल में टूटे कांच की चुभन। हर कदम खून की लकीरें, पैरों तले कुचली दूध की बोतलें। कल के खेल के मैदान आज पटे पड़े हैं मौत के कुओं से। खिलौने सारे चीर डाले संगीनों ने, हंसी के टुकड़े चमकते, आंखों में सिसकियां जगाते। अफगानिस्तान के रास्तों पर, तेहरान के स्कूलों में बचपन मरता है धीरे धीरे, चुभन से सिसकता। मासूम चेहरे काले धुएं में डूबे, सपने चूर चूर, यह चुभन अमिट। युद्ध की विरासत पीढ़ियों को कुरेदती, प्रतिध्वनियों में गूंजता है अट्टहास, युद्धम देहि युद्धम देहि युद्धम देहि। और इस कविता का अंतिम अंश, घायल है सफेद कबूतर। घायल है सफेद कबूतर, तोड़ दिए गए हैं पंख उसके, जला दी गई है जैतून की शाख, फिर भी तड़पता है उड़ने को, आकाश की ओर निहारता। परों से टपक रहा काला खून, चोंच में विलाप की धुन, ट्रक पर लदी शरणार्थी मानवता को देख, आंखों से झरता आंसुओं का झरना। यमन के पहाड़ों से, लेबनान की घाटियों से, हरमुज के जल डमरू मध्य से उड़ने को लालायित, गिरता है बार बार, फिर उठता, फिर उठता, फड़फड़ाता है उम्मीद की घायल पांखें। कभी तो थकेगा राक्षस, कभी तो थकेगा राक्षस, कर देगा कबूतर को आजाद। पर राक्षस कभी थकता है क्या? राक्षस कभी छकता है क्या? मृत्यु का पाश लिए हाथ में, लाशों के ढेर पर नाचता है राक्षस, युद्धम देहि युद्धम देहि युद्धम देहि युद्धम देहि। वाह और वाह भरत वाह कहता वाह है, वाह वाह बुद्धम देहि बुद्धम देहि बुद्धम देहि वाह वाह बुद्धम वाह देहि युद्धम वाह देहि। वाह। जवाब में बुद्धम देहि। और अब मैं एक और अपने मन की रचना आपको अंतिम रचना के रूप में सुना रहा हूं। इन सब चीजों को छोड़ते हुए एक विनती है, एक निवेदन, एक अनुरोध कि जीवन, जी आचार्य जी, जीवन जी जी बहुत बहुत छोटा है।
जीवन बहुत बहुत छोटा है, लंबी है तकरार। जीवन बहुत बहुत छोटा है, लंबी है तकरार, और न खींचो रार। जीवन बहुत बहुत छोटा है, लंबी है तकरार, और न खींचो रार। वाह, अंश देखें कि यूं भी हम तुम मिले देर से, यूं भी हम तुम मिले देर से, जन्मों के फेरे में मिलकर भी अनछुए रह गए देहों के घेरे में। और जग के घेरे ही क्या कम थे, अपने भी घेरे रच डाले, और लोक लाज के पट क्या कम थे, डाल दिए शंका के ताले। तो कभी कांपती पंखुड़ियों पर तृण ने, कभी कांपती पंखुड़ियों पर तृण ने जो चुंबन आके, सौ सौ प्रलयों झंझाओं में जीवित है झंकार, वह अनहद उपहार। जीवन बहुत बहुत छोटा है, लंबी है तकरार। जीवन बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत लंबी धन्यवाद। है तकरार। और दूसरा अंश देखें कि केवल कुछ पल मिले हमें यूं, केवल कुछ पल मिले हमें यूं एक धार बहने के, केवल कुछ पल मिले हमें यूं एक धार बहने के, काल कोठरी मरण प्रतीक्षा। जीवन क्या है? मरने की प्रतीक्षा करते हुए काल कोठरी में हम हैं जैसे। तो केवल कुछ पल मिले हमें यूं एक धार बहने के, और काल कोठरी मरण प्रतीक्षा साथ साथ रहने के। और सूली ऊपर सेज सजाई दीवानी मीरा ने, शीश काट धर दिया पिया की चौखट पर कबीरा ने। तो मिलन महोत्सव दिव्य आरती रोम रोम ने गाई, गगन थाल में सूरज चंदा, चौमुख दियना बार गूंजे मंगल चार। जीवन बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत छोटा है, धन्यवाद, बहुत बहुत लंबी धन्यवाद। है तकरार। धन्यवाद, जीवन बहुत 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 छोटा है, धन्यवाद। लंबी है तकरार। और कविता का तीसरा और अंतिम अंश कि भोर हुए हम शंख बन गए, भोर हुए हम शंख बन गए, सांझ घिरे मुरली। भोर हुए हम शंख बन गए, सांझ घिरे मुरली, लहरों लहरों बिखर बिखर कर रेत रेत हो सुधली। और स्वाति बूंद तुम बने कभी मैं चातक तृषा अधूरी, स्वाति बूंद तुम बने कभी मैं चातक तृषा अधूरी, सोन चंपई गंध बने तुम मैं हिरना कस्तूरी। ये सांझ घिरे भोर हुए, भोर हुए हम शंख बन गए, सांझ गिरे मुरली, लहरों लहरों बिखर बिखर कर रेत रेत हो सुधली। स्वाति बूंद तुम बने कभी मैं चातक तृषा अधूरी, सोन चंपई गंध बने तुम मैं हिरना कस्तूरी। आज आज प्राण जाने जाने, आज प्राण जाने जाने को, अब तो मान तजो मानो। आज प्राण जाने जाने को, अब तो मान तजो मानो, नयन कोर से झरते टप टप तपते हर सिंगार। जीवन बहुत बहुत छोटा है, जीवन बहुत बहुत छोटा है, लंबी है तकरार, और न खींचो रार, और न खींचो रार। और आपको नमस्कार करूंगा मैं अपने इस मुक्तक के साथ कि मैं हूं बहता नीर, शिखर से सभी दिशा में बहता हूं। मैं हूं बहता नीर, शिखर से सभी दिशा में बहता हूं, करता हूं संवाद विश्व से, खुद को हिंदी कहता हूं। मैं हूं बहता नीर, शिखर से सभी दिशा में बहता हूं, करता हूं संवाद विश्व से, खुद को हिंदी कहता हूं। मैं हूं विश्व नागरिक, सारी दुनिया ही मेरा घर है। ये मेरे भारत का दर्शन है कि मैं हूं विश्व नागरिक, सारी दुनिया ही मेरा घर है। जहां जहां हिंदी रहती है, वहां वहां मैं रहता हूं। जहां जहां हिंदी रहती है, जहां जहां हिंदी रहती है, वहां वहां मैं रहता हूं। जहां जहां हिंदी रहती है, वहां वहां मैं रहता हूं। प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी। समसामयिक विषयों पर प्रस्तुत आपके विचार सराहनीय और मानवता की व्याप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य और आवश्यक है। शांति के प्रचारक हैं और जो युद्ध का राक्षस है उसका अंत होने की कामना हम सब करते हुए आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं आचार्य देवेंद्र देव जी से निवेदन करती हूँ कि वे आशीर्वचन रूपी कुछ शब्द प्रस्तुत करें। आचार्य देवेंद्र देव जी, स्वागत है आपका। दीदी, समय बहुत हो गया है, इसलिए सीधे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद। जी जी, नमस्ते, धन्यवाद। प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उनसे निवेदन करने से पहले मैं रंजना झा जी से अनुरोध करती हूँ कि मंच से प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी का परिचय कराएं। रंजना झा जी। धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल शर्मा जी साहित्य, शिक्षा, अनुसंधान की दुनिया में एक प्रतिष्ठित नाम है। आपने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में डॉक्टरेट की है और 2 स्वर्ण पदक आपके अकादमिक समर्पण के प्रमाण हैं। लगभग 4 दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आपने अंग्रेजी भाषा साहित्य के प्रोफेसर के रूप में योगदान दिया है। आपने अब तक 100 से अधिक पुस्तकों को और 56 शोध पत्रों का सृजन किया है। आपके अमूल्य योगदान को भारत सरकार द्वारा भी मान्यता मिली है। आप नेशनल बुक प्रमोशन काउंसिलिंग के सदस्य तथा नताली पुरस्कार से पुरस्कृत है। ऐसे विभूषित प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल शर्मा जी को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। नमस्कार। मैं समझता हूं कि मैं सुना जा रहा हूं। जी जी, आप सुनाई दे रहे हैं। हाँ जी, तो मैं अब दिखाई दे रहे हैं। समय बहुत कम है स्वागत है आप। और इस समय का सदुपयोग करते हुए मैं सभी को उपस्थित, जिनकी गरिमा में उपस्थिति है, डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, आचार्य देवेंद्र देव जी इत्यादि को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात संक्षेप में रखना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको आपको ज्ञात ही हो गया है कि आज वर्ल्ड पोइट्री डे है और संसार की हालत भी आप जान रहे हैं। ऐसे समय में किसी कवि का परिचय प्राप्त करना और कवि से उसकी कविताएं सुनना किसी को बड़ा अटपटा लगेगा और किसी को लगेगा कि यही तो समय है जब कवि का उद्बोधन काम आता है। आज चूंकि राष्ट्रवंदन वर्तमान का अभिनंदन कार्यक्रम में प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी केंद्र में हैं और हैदराबाद से वे जुड़े हुए हैं और मैं भी हैदराबाद से ही जुड़ा हुआ हूं, तो मैं एक दो बात कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा कि आपको प्रोफेसर शर्मा की कविताओं से ज्ञात हो गया होगा और बालाजी की बातों से पता चल गया होगा कि एक जाने माने कवि हैं और तेवरी काव्य विधा में इनका योगदान रहा है, जिसके पुरोधा भी रहे, प्रोफेसर रहे, हिंदी में हैं, हिंदी में लिखा, हिंदी में शोध कराया। उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात मैं मानता हूं वह यह है कि इन्होंने अपने कार्यों से, अपने लेखन से जो प्रेरणा दी, जो अनेक दूसरे लोगों को प्रेरणा दी और उनको आगे लाए, वह वास्तव में काबिले तारीफ कार्य है। क्योंकि कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कविता कई को बपौती में मिल जाती है और कई ABCD सीख करके कविता सीख जाते हैं, लेकिन दूसरों को प्रेरित करना, यह प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा ने
ऐसे स्थान पर किया जिसे हम कभी कभी अहिंदी भाषी कह देते हैं। दक्षिण भारत में रहकर आप हिंदी के लिए आपने जीवन पर्यंत एक ऐसा स्थान अपने लिए ही नहीं बनाया, बल्कि ऐसे हजारों, मैं कहूंगा, लोगों को आपने प्रेरित किया जो आज भी आपके नाम से धूप के अक्षर आपको प्रेषित करते हैं। मैंने स्वयं इनकी कुछ कविताओं को लेकर उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और अंग्रेजी में जिन कविताओं का अनुवाद किया उन्हीं को फिर बाद में पुस्तकाकार मैंने हिंदी में प्रकाशित किया। अंग्रेजी में पहले कविताएं और फिर पुस्तकाकार उनको प्रकाशित किया। ऐसे ही एक और विद्वान हैं प्रवीण प्रणव, उन्होंने इतनी रचनाएं लिखी कि किताब बन गई लिए लकुटी हाथ। जब किसी कवि और लेखक और साहित्यकार पर उसके जीवन काल में ही लोग उनका नोटिस लेने लगे, उन पर शोध करने लगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, जैसा कि अभी किसी ने कहा कि वो प्रेम बना रहे, कहते हैं बार बार, और वे हमेशा बड़े प्रेम से मिलते हैं, और उनके घर पर जाना किसी भी कवि के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वे बिना कविताएं सुने और बिना उन्हें रिकॉर्ड किए और बिना शाबाशी दिए जाने ही नहीं देते। तो कभी वो होता था, कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई, वो तो बात दूसरी थी। यहाँ आपके दरवाजे पर जो जाता है वह कविता सुनाए बगैर नहीं जाता। इसलिए मैं आज देख रहा था कि कहीं लोग जा करके शहरों में अपना प्रचार करते हैं। अगर हिंदी के बारे में, हिंदी के लिए किसी को हैदराबाद आना है और हैदराबाद में हिंदी के विकास के लिए कोई कार्यक्रम करना है या हिंदी से संबंधित कोई कार्य करना है, तो उसके लिए एक ही नाम है, वो है प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा। यहां से लेकर और अंतरिक्ष तक इनकी कविता जा चुकी है, और यह तो समय नहीं है, यह तो एक दूसरी पुस्तक का विषय हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आपने आज विश्व कविता दिवस पर एक ऐसे कवि को सुना है, और मैं भी लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। एक छोटी सी कविता आपको सुनाऊंगा जो अभी कुछ दिनों पहले लिखी गई थी, और ये बच्चों के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है जिसे जनरेशन जी के लिए समझिए आपकी कविता है, और उनसे भी छोटे बच्चों के लिए मैं तो कहता हूं। और मैं फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। रोज सवेरे चिड़िया गाकर मुझे इशारा करती है, रोज सवेरे चिड़िया गाकर मुझे इशारा करती है, चुप रहने से मरना बेहतर खूब पुकारा करती है। राजा के दो सींग पता है यूं तो सारी दुनिया को, भोली प्रजा लेकिन किंतु आरती रोज उतारा करती है, भोली प्रजा किंतु आरती रोज उतारा करती है। वे कहते हैं हमने घर घर सोना चांदी बरसाया, वे कहते हैं हमने घर घर सोना चांदी बरसाया, पगली एक भिखारिन हंसकर उन्हें निहारा करती है। जाने किस दिन इन गलियों में उस दाता का फेरा हो, 5 बरस से वह घर आंगन रोज बुहारा करती है। कभी हमारी बस्ती से भी होकर गुजरो बड़े मियां, बहुत अच्छी रचना ढूंढी, मेरे बहुत ही मन के करीब। कभी हमारी बस्ती से भी होकर गुजरो बड़े मियां, भूखे बच्चों की एक टोली पत्थर मारा कर। ये कविता मुझे बहुत अच्छा भैया, शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को ये इंटरनेट को समर्पित की गई थी, और यन्न भारतम तन्न भारतम की तरह से जो इंटरनेट पर है वो सब जगह है। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपका कार्यक्रम बहुत लोगों के द्वारा सुना जाए, देखा जाए, और फिर
और लोग जानने की कोशिश करें कि यह जो व्यक्ति है जिसे प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा, डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा कहते हैं, वह कौन है और उसने और क्या क्या लिखा है और क्या क्या कहा है और क्या क्या इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये आनंद वर्धन है, आनंद के दाता भी हैं और इनको इनसे जो इनके संपर्क में आता है